उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हमें हरा नहीं सकती। नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के वीर योद्धाओं, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल दमदार तैयारी आप सभी नौजवान कर रहे होंगे। हमारे साथ मां भारती के लाल, देश की आन बान शान, आप सभी वीर योद्धाओं का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस दमदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी नौजवान सेशन को दबा के लाइक कीजिए और फटाफट जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स है बिल्कुल इस क्लास को फैला दीजिए, जिनका सपना है फुल टाइम देश की रक्षा करना। तो चलिए आगाज करते हैं एक दमदार पेपर का। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है, इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। पूरे 50 प्रश्नों का पेपर होगा। बिल्कुल गुरुदेव, हम तैयार है, हमारे सीने में वो जज्बा है, सीने में वो आग है। तो चलिए आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने दीजिए फटाफट, कोई मकरागिरी नहीं करेगा। क्वेश्चन कहता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, कालिदास, नागार्जुन। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। शमशाद अंसारी, विशाल भाई, शाबाश। प्रीति गुप्ता, बहुत बढ़िया, गजब की तैयारी। यही जुनून, यही जज्बा आपको बनाए रखना है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ओके गुरुदेव। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लाडले भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाकायदा पूछा जाएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। कवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? गुरुदेव, कवि कालिदास को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नागार्जुन को ध्यान रखना, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? गुरुदेव, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। यह आप सभी भावी फौजियों को ध्यान रखना है। आगे चले, चलो गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसरो की स्थापना कब हुई? यह आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट, शानदार क्वेश्चन, आने दीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो ए बता रहे हैं, 15 अगस्त 1969, बिल्कुल सही बता रहे हैं। शाबाश, गजब की तैयारी है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। यह भी आप सभी फौजी भाइयों को ध्यान रखना है जी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह आप सभी को ध्यान रखना है। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। 18 मई 1974, ध्यान रखना, दमदार क्वेश्चन तैयार होता है यहां से आपके एग्जाम में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? गुरुदेव, 18 मई 1974 को किया था। यह आप सभी फौजी भाइयों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हरि पर्वत ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? आने दीजिए फटाफट। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जितने नौजवान बाद में जुड़े हैं, एक बार बैक आकर सेशन को फटाफट लाइक कीजिए, दबा के, और इसी जज्बे के साथ आप सभी तैयारी करते रहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है लाडले सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन इसका जो बी बता रहे हैं, बिल्कुल
वो तैयार है सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया? 1990, 1995, 1961, 1972। इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया? ये आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार, जिंदाबाद क्वेश्चन। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सारे नौजवान ए बता रहे हैं, कोई बी भी बता रहा है। ऑप्शन जो ए बता रहे हैं 1990, उनका बिल्कुल ये प्रश्न सही है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना लाडले 1995 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी योद्धाओं को ध्यान रखना है। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। 1972 में शिमला समझौता हुआ था। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने दीजिए फटाफट। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, बाणभट्ट, जयदेव, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक आप सभी योद्धाओं को बताना है। आने दीजिए दमदार तरीके से। बिल्कुल आप फौज की तैयारी करते हैं, आपकी रगों में जीतने का नशा दौड़ता है, इतना समय नहीं लगना चाहिए। धज्जियां उड़ा दीजिए इस पर्सन की। आने दीजिए फटाफट। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में धक्का मुक्की हो रही है, शाबाश। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? गुरुदेव कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। जयशंकर प्रसाद ने ध्यान रखना कामयानी नामक पुस्तक की रचना की, ये आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट ने कादंबरी नामक पुस्तक की रचना की, ये आपको ध्यान रखना है। और जयदेव ने ध्यान रखना गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की, ये भी आप सभी योद्धाओं को ध्यान रखना है। ओके गुरुदेव, नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए, हम तैयार है। लीजिए अगला क्वेश्चन। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 9, 7, 11। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? यह आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं गुरुदेव? 7 खिलाड़ी। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 होते हैं। बेसबॉल में लाडले 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्रिकेट में आप सभी को पता है 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सन 1857 की क्रांति, इस क्रांति का पहला वीर बहादुर शहीद सैनिक नाम है मंगल पांडे, जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। आप सभी योद्धाओं को ध्यान रखना है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और इसका जो राइट आंसर होगा सिपाही विद्रोह, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट है पहयान नामक चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। पहयान नामक चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया? सर बहुत दिन हो गए आपने कभी HW नहीं दिया, तो ये लीजिए, जी लो अपनी जिंदगी। ऑप्शन सॉरी इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पूरा सेशन होने के बाद हम चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय कहां है? पेरिस, हेग, जेनेवा, न्यूयॉर्क। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप सभी योद्धाओं को बताना है। आने दीजिए फटाफट। स्थापना 1995 में हुई थी। फटाफट छाप दीजिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब की तैयारी, सभी ने तूफान मचा रखा है, शाबाश। WTO का हेडक्वार्टर कहां है? यह आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। आने दीजिए, दबा के बताइए। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार, जिंदाबाद क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट बताइए। बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। यूनेस्को का पेरिस है। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का द हेग नीदरलैंड में है। यूएनओ का न्यूयॉर्क में है। यह आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अखबारी कागज सबसे पहले किस देश में बना? जापान, रूस, चीन, नॉर्वे। अखबारी कागज सबसे पहले किस देश में बना? गुरुदेव चाइना में बना, चीन में बना। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। मध्य रात्रि का सूर्य देश नॉर्वे को कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो
अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बिल्कुल आप कहोगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम के लिए, सिक्किम राज्य की राजधानी आपको बताना है। वर्तमान यहां के सीएम प्रेम सिंह तमांग है। आपको राजधानी बताना है सिक्किम की, जयपुर, पटना, गंगटोक, रांची। बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल सिक्किम राज्य की जो राजधानी है वो है लाडले गंगटोक। राजस्थान की आप सभी को पता है जयपुर, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची। ये झारखंड की राजधानी लाडले आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ? झारखंड। गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजघाट कहां स्थित है? राजघाट है, ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। किसका नाम है रे मेरे देश के वीर योद्धाओं? गुरुदेव महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। ये दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और बिहार ध्यान रखना, शेरशाह सूरी सासाराम, शेरशाह सूरी का जो मकबरा सासाराम बिहार में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1542, 1556, 1540। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो बिल्कुल आप कहोगे सर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। आगे देखो जीके का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल फजल आजाद, अमृता कौर, जीवी मावलंकर, सरोजनी नायडू। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा, इंपोर्टेंट, शानदार, जिंदाबाद क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आने दीजिए फटाफट। बिल्कुल बहुत बढ़िया, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। ऑप्शन जो ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब फटाफट बताइए 15 में से आपका स्कोर क्या रहा? आने दीजिए आंसर। आज थोड़ा टेस्ट है वो फर्स्ट करवाया है, ठीक है, उसका रीजन है किसी इमरजेंसी काम से बाहर जाना है, लेकिन टेस्ट आपका मिस नहीं हो सकता, ये हमने आपसे वादा किया है, जब तक आपके तन पे वर्दी नहीं लगेगी। इसी जोश, जुनून, जज्बे के साथ आप सभी मेहनत करते रहिए। आगे का जो टेस्ट है वो डीएस सर कंटिन्यू रखेंगे, साइंस का चैप्टर लेके आएंगे। बिल्कुल ईमानदारी से पूरा टेस्ट लगाना है। उसके बाद मैथ रीजनिंग का होगा पूरे 50 प्रश्नों का, ठीक है। ओके गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से 50 क्वेश्चनों के इस पेपर सेट में एक बार सभी का स्वागत है। तो तहे दिल से एक बार सभी का स्वागत। जितने भी बंदे लाइव जुड़े एक बार दबा के सेशन को लाइक ठोक दीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज पूरे दिन से लगातार बारिश का दौर जारी था, इस वजह से लाइटों का भी बड़ा इश्यू चल रहा था। फिर भी हमने सोचा क्लास 7:50 की, क्योंकि हमने कमेंट कर रखा था आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बारिश आए 7:50 की क्लास रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए इसीलिए फटाफट अंदाज में ले रहे हैं ताकि क्लास पूरी हो और प्रॉपर तरीके से हो। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका बताना है। सजीव जगत पादप और जंतु दोनों में मिलाकर आपको पूछ रहा है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन या फिर अंडाणु। दोस्तों देखिए अंडाणु जो है ये सबसे बड़ी जनन कोशिका है, सबसे बड़ी जनन कोशिका है, ये सबसे बड़ी जनन कोशिका का नाम है। न्यूरॉन दोस्तों ये सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है और ये दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है। लेकिन हमें पूछा सबसे बड़ी कोशिका, तो बिल्कुल शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे भारी भी यही होती है, 1.4 केजीज का वजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है। तो रासायनिक नाम के लिए तो हमारे पास जबरदस्त ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं, रथ एक टॉफी। चलिए इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, ये एक का नाम होगा, ये बी का, ये सी का, डी का, और ये ई और ये के हो गया। हमें बताना है विटामिन सी का, और विटामिन सी का बिल्कुल जिसके सीध में आ रहा है ए। मैं देख पा रहा हूं लगभग बच्चों ने सवाल का उत्तर शुरू कर दिया है जैसे ही सवाल आंख के सामने आया। विटामिन सी ए से बनेगा एस्कोर्बिक अम्ल, बिल्कुल सही है। विटामिन बी या फिर बी1 का रासायनिक नाम रेटिनोल ए का होगा, और कैल्सीफेरोल दोस्तों, सॉरी कैल्सीफेरोल जो है क के सामने डी आ रहा है, ये होगा। फिलोक्विनोन आता है तब दोस्तों विटामिन के होगा। तो इस सवाल का सही जवाब बी होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, हाइपोथैलेमस से, मेडुला ओब्लागेंटा से। श्वसन का नियंत्रण या कंट्रोल मस्तिष्क के किस भाग से होता है? एक बार सेशन को ईमानदारी से दबा के लाइक ठोक दीजिए और आने दीजिए सही उत्तर क्या रहने वाला है। अरे कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। लेकिन जुनून होना चाहिए इस जंग को जीतने के लिए, इस पेपर को फाइट करने का एक जुनून होना चाहिए, पहला स्टेप पार करने का जुनून होना चाहिए। तो बिल्कुल जिन बंदों का उत्तर आ रहा है मेडुला ओब्लागेंटा एकदम सही होगा। जितनी भी अनैच्छिक क्रिया हैं सब यहीं पर संपन्न होती, इसी के द्वारा संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख से सवाल पूछ रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता? क्या सवाल पूछा है? आंख का कौन सा भाग है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, रक्त नलिका होती नहीं है? ऑप्शन देखो, रेटिना। रेटिना पर तो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, यह आप सबको पता है। पुतली दोस्तों ये ध्यान रखना, हमारी आंख में जो प्रकाश आता है, अधिक तीव्रता का प्रकाश आता है तो उसको सेट करती है, ज्यादा प्रकाश में पुतली फट बंद हो जाती है। और लेंस की बात करें तो दोस्तों द्विउत्तल लेंस है। इसका सही जवाब दोस्तों कॉर्निया होता है। कॉर्निया आंख का वो भाग है जहां पर रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज थोड़ा फटाफट अंदाज में ले रहे हैं, आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि लाइट का इश्यू है। हम नहीं चाहते क्लास पूरी हो, पूरी नहीं हो, ये नहीं चाहते हम ये चाहते हैं कि क्लास पूरी हो। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आज फटाफट ले रहा हूं, अन्यथा आप देखते हो हर चीज को हम खोल के पढ़ते हैं। विषाणु या वायरस में क्या पाया जाता है? दोस्तों वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, दोनों या फिर इनमें से नहीं। वायरस दोस्तों है उसका जो बाहरी ढांचा है वो प्रोटीन का बना होता है, और न्यूक्लिक अम्ल बिल्कुल दोस्तों वायरस में कुछ वायरस जैसे HIV वायरस है, कोरोना वायरस है, उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोनों। क्या होगा? दोनों होगा। चलिए अगले सवाल पे, कंकाल तंत्र से पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर? स्टेपेडियस, पेडियस, सार्टोरियस, मैसेटर, कार्डियक। तो दोस्तों कार्डियक तो ये सभी पेशियां हैं, वैसे तो सभी मांसपेशियों के नाम है, लेकिन कार्डियक दोस्तों सबसे वयस्कतम मांसपेशी है। ओके, मैसेटर दोस्तों ध्यान रखना है सबसे मजबूत मांसपेशी है, सबसे मजबूत। सार्टोरियस सबसे लंबी मांसपेशी है, और सबसे छोटी स्टेपेडियस है। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिस जो कान में होती है, ये भी कान में ही है। ओके, उत्तर में सबके लिख रहा हूं बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रेन के लिए, हृदय के लिए, रक्तदाब के लिए, या फिर अस्थियों के लिए? बीएमडी टेस्ट किसके लिए किया जाता है बताइए, देखिए फटाफट से। बीएमडी दोस्तों नाम से ही थोड़ा बहुत क्लू मिल जाएगा हमें।
नाम से ही क्लू क्या मिलेगा, देखो बीएमडी का पूरा नाम होता है दोस्तों बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, तो बोन से बन गया हड्डी, तो ये अस्थियों के लिए किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी ध्यान रखना है। अगला सवाल, अब दोस्तों फिजिक्स के सवाल पे चल रहे हैं हम। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यह सवाल मेरे हिसाब से पहले भी आया था। एसी है ये, और एसी को डीसी में पूछ रहा है। देखते हैं आपकी स्पीड कितनी है उत्तर देने की। सवाल के साथ मैंने कहा ना, अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो जीके और साइंस के सवालों से बचाइए, ताकि मैथ और रीजनिंग में अच्छा समय दे सकें। ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर या अमीटर, एसी को डीसी में बदलने वाला दोस्तों रेक्टिफायर है। इन्वर्टर क्या करता है, उल्टा करता है, डीसी टू एसी, याद रखना है। ट्रांसफॉर्मर दोस्तों एसी वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज जो है उसको अप डाउन करता है, अप डाउन, घटाता बढ़ाता है, ध्यान रखना है। अमीटर दोस्तों धारा मापने का यंत्र होता है, धारा मापने का यंत्र होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला सवाल यंत्र से पूछ रहा है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने में करते हैं? भूकंप को, समुद्र की गहराई को, वायुमंडलीय दाब को, दूध की शुद्धता को। तो देखिए दोस्तों, दूध की शुद्धता तो मापते हैं लैक्टोमीटर से, आपको मीटर सारे याद करवाता हूं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, समुद्र की गहराई बिल्कुल फेदोमीटर से, याद रखना। समुद्र की गहराई सोनार से भी मापी जाती है और फेदोमीटर से भी है। भूकंप की तीव्रता को दोस्तों सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल, दंत चिकित्सक, दांतों का जो डॉक्टर है, उसके द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण कौन सा है? दांत का डॉक्टर, आप खुद सोचो, मान लो किसी दांत का जो डॉक्टर है, कोई मरीज उसके पास जाता है, दांत में कोई कैविटी है, सड़न है, या कोई कीड़ा वगैरह है दांत में, या उसकी जड़ है वो नष्ट हो गई, तो उसको देखने के लिए वो एक दर्पण यूज करता है। तो दोस्तों उसमें बड़ा दिखना जरूरी है, और बड़ा किसके अंदर दिखेगा? बड़ा अवतल के अंदर दिखेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए उत्तल आपको पता है, देखो उत्तल जो होता है मोटर गाड़ियों के साइड में जो मिरर होता है, साइड मिरर बोलते हैं इसको, साइड मिरर, साइड दर्पण। समतल ये दोस्तों घरों में काम में लेते हैं, पेरिस्कोप में काम में लेते हैं, कैलिडोस्कोप में काम में लेते हैं। ये सारी चीजें जब अपन पढ़ते हैं तो इनके यूजेज पढ़ते हैं, और बहुत बार एग्जाम में इनके यूजेज पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सदिश और अदिश से। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? आपको वेक्टर क्वांटिटी बताना है। दाब, चाल, दूरी, विस्थापन। तो याद रखिए, मैंने एक तरीका बता रखा है, अगर व और ब का साउंड आता है, साउंड आना चाहिए, शब्द नहीं आना चाहिए। भाई शब्द तो आएगा तब साउंड आएगा, लेकिन शब्द आने से सदिश अदिश नहीं होगा। जब बोलते हैं तो व और ब पे जोर पड़ना चाहिए। तो आप देखो यहां ब देखोगे, इसको सदिश कर देते हैं, नहीं। दाब को जब बोलोगे तो दा द पे जोर पड़ेगा। ये तीनों अदिश राशियां हैं दोस्तों, जबकि सदिश कौन सी है? विस्थापन होती है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम दोस्तों आपको पता है एक रेडियो एक्टिव धातु है, रेडियो एक्टिव धातु होती है, और इसकी खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने, मैडम क्यूरी ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या रदरफोर्ड ने? तो देखो रदरफोर्ड ने तो खोज की थी दोस्तों नाभिक की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में बताया, मैडम क्यूरी ने दोस्तों बिल्कुल रेडियम की खोज, हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी, रेडियो एक्टिवता कह दो या रेडियो धर्मिता कह दो, उसकी खोज की थी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने। रेडियम को जीवन रक्षक धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो दोस्तों इंडियन साल्ट पीटर है, ये तो इंडियन साल्ट पीटर है।
इंडियन साल्ट पीटर है। सोडियम नाइट्रेट ये चिली साल्ट पीटर है, चिली साल्ट पीटर है। ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों बिल्कुल H2SO4, ये बिल्कुल रसायनों का राजा है। बैटरी, कार की बैटरियों में भरा जाने वाला अम्ल भी SO4 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों ये बुझा हुआ चूना होता है। ओके, चलिए अगला सवाल। अब आपको असुमेलित बताना है, जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन देखो, मुलायम धातु सोडियम, कल भी आया था, चाकू से काट सकते हैं, सही है। जीवन रक्षक धातु रेडियम, बिल्कुल अभी जस्ट बताया और ये पीछे आया भी था। उत्कृष्ट धातुएं, ऐसी धातुएं, उत्कृष्ट किसको कहते हैं? ऐसी धातु जो अम्लराज एक्वारेजिया में घुल जाती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये भी सही है। तो ये दोस्तों असुमेलित है। सबसे हल्की धातु में लिथियम नाम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे क्रियाशील धातु, क्रियाशील में आ सकती है। पोटेशियम के बाद सोडियम क्रियाशील होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सोने का परमाणु क्रमांक क्या है? सोने का एटॉमिक नंबर आपको बताना है। फटाफट से उत्तर दीजिए। देखें, लास्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समय देता हूं। सोने का परमाणु क्रमांक क्या है यह आपको बताना है। बताइए, देखिए फटाफट से। एटॉमिक नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर आपसे पूछ ले कि सोने का, वैसे देखो आपको सारे ही पता होने चाहिए। हाँ जी, देखो फटाफट से सोने का बताना है। इसमें जो चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों ही इंपॉर्टेंट है। चारों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो 47 पे कौन आती है? चांदी, चांदी आती है। 79 पर आता है ओरम, जिसको सोना कहते हैं। 80 पे आता है दोस्तों पारा, जिसको Hg से लिखते हैं। और 92 पे आता है यूरेनियम, जिसको दोस्तों यू से लिखते हैं। तो सोने का परमाणु क्रमांक कौन सा होगा? 79। इसको ऐसे याद रखो, देखो 79 आ रहा है, 79 ये सोने का है। कैसे याद रखोगे? सोना बहुत ही महंगा है, और सोने की अगर मान लो किसी ने चेन या सोना पहन रखा है तो लूटपाट कर लेगा हर कोई। तो 7 9, 7 में नहीं, सोने को 7 में नहीं रखना है, 9 ऐसे याद रख सकते हो, अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हो। अब बताना है अपना स्कोर 15 में से क्या रहा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद आगे स्टार्ट हो रहा है सेशन, मैथ और रीजनिंग का भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। तो दमदार तरीके से लगाइए, अब की बार सेशन को बढ़िया तरीके से लगाइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कल इसी समय वापस एक और दमदार पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को भाई, सभी को राम राम। स्वागत आप सभी का आर्मी स्टडी के शानदार जानदार मंच पे, और मैं गजानन जहांगीर आप सभी लाडलों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अब की बार हम सभी को क्या बनना है? फौजी बनना है। तो क्वेश्चन के क्रम को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण जो है मेरे प्यारे बच्चों, किसी वर्ग का विकीर्ण जो है वो आपका 16√2 है। वो 16√2 है, तो आपको उसका परिमाप बताना है। आप सभी लाडले जानते हो कि अगर वर्ग का जो परिमाप अगर आपको दे रखा हो तो उसकी भुजा √2 हटा दो, भुजा हो जाएगी 16 16 16 16। तो आपका इसको परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू 16, 16 चौक 64। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 64 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 64 होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, जो चीज क्रय मूल्य के पास है वो विक्रय मूल्य की होगी, और जो विक्रय मूल्य के पास है वो क्रय मूल्य की होगी। रेशो बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे काटोगे तो ये 4 और इसे काटोगे तो ये 3। इसका मतलब मेरे लाडलो ये हुआ 4 वाली चीज 3 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है जी? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 1 का।
एक का लॉस कितने रुपए में से, 4 रुपए में से, तो 100 में से कितना होगा, यही इसका परसेंटेज है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इसे आप काटते हो तो कितने आते हैं, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25% की क्या होगी जी, हानि होगी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी संख्या का 27% 540 है, तो उस संख्या का 13% ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या का क्या कीजिए, 13% ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट बहुत ही इजी है, कंसेप्ट बहुत ही इजी है, इजी वे में उड़ा सकते हो। कैसे, उस संख्या का 27% जो है वो किसके बराबर है, 540 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 540 बटा 27, 27 दूनो 54, यानी कि किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। कितना प्रतिशत निकालना है, 13% निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 इंटू 20 कर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 260। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 260। तो क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन। ऐसे ही करते रहना है। सभी बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दिया है, मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आपको 2025 का वर्गमूल बताना है। 2025 का आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखिए अगर ये लास्ट में 5 है तो ये जरूर इसका इकाई का अंक 5 होगा। फिर अपन एक अंक को छोड़ते हैं, एक अंक को छोड़ते हैं। उसके बाद में आपको ये याद रखना है, ये जो 20 है, अब किसका स्क्वायर करें कि वो 20 के आसपास पहुंच जाए। तो आप कहोगे 4 चौक 16, 55 25, 55 25 ज्यादा हो गए, तो 4 चौक 16, 4 के पास है। तो ये जो स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो किसका होगा, ये 45 का होगा। क्योंकि आप 45 का स्क्वायर करोगे, जैसे अपन 45 का स्क्वायर करते हैं, आप सभी को पता होगा 45 को स्क्वायर करते हैं तो हम पहले जो लास्ट का इकाई का अंक है उसका स्क्वायर कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो, यही इसका क्या होता है, वर्ग होता है। तो ये किसका वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 का वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 तथा साधारण ब्याज 240 रुपए है, तो दर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने उड़ा दिए होंगे कि हमें वो धन तो पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि साधारण ब्याज 240 है, तो हर वर्ष कितना मिलेगा, 120 रुपए मिलेगा। पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष के ब्याज पे दूसरे वर्ष पे ब्याज लिया जाएगा और वो टोटल कितना है, 246। 246 में से 120 तो आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना होगा, 6 होगा। अब आप ये पता लगाओ कि आपका 6 120 कैसे बना, तो 6 में 120 का भाग दे दीजिए, वो बना मेरे प्यारे बच्चों ऐसे 1/20। और इसका परसेंटेज बनाओगे तो किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का मेरे लाडलो कितना परसेंट आएगा, 5% दर आ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि मैंने 120 और जो 120 लिखा है, आप सभी जानते हो कि जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज 240 है तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा 120। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 36। आपको बताना है इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देखना है इन सब में अंतर कितने का आ रहा है, हमें यह देखना है कि इन सब में अंतर कितने का आ रहा है। अगर मैं इन पे बात करूं तो यहां भी 1 का, यहां भी 1 का, यहां भी 1 का और यहां भी 1 का अंतर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर अंतर सबका सेम आ रहा है तो वो सबसे छोटी संख्या होगी जो जिसका डिजिट छोटा है, जिसका अंक छोटा है, जिसकी संख्या छोटी है। तो इन सभी में छोटी संख्या क्या है, इन सभी में छोटी संख्या है 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, सबसे छोटी संख्या होगी वो 15/16 होगी। सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 15/16 होगी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो इसकी त्रिज्या मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि जो वृत्त होता है उसका जो परिधि होती है वो 2πr होती है और उसके बराबर आपको 88 दे रखा है। अगर 88 दे रखा है तो यहां हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू r इक्वल टू 88। मेरे प्यारे बच्चों काट देंगे, 22 से काटोगे तो ये 4 आ जाएंगे और इससे काटोगे तो ये 2 हो जाएंगे।
तो r बटा 7 इक्वल टू 2 आ जाएगा। देन हम कह सकते हैं r इक्वल टू 7 इंटू 2 बराबर 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 14 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दो संख्याओं का मैं से 16 और उसका लय से 160 है, तो एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी बच्चे जानते हो कि जब दो संख्याएं आपको गिवन होती है, तो उनका गुणनफल और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपस में बराबर होता है। इनमें से एक संख्या मेरे लाडलों को पता है कितनी है, एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं। एलसीएम कितना है मेरे लाडलों, 160 है, और एचसीएफ यानी कि मैं से कितना है, 16 है। मैं से कितना है, 16 है। अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे काट दोगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, और इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 80। यानी कि दूसरी संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक श्रेणी की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, उनमें से 24 की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शेष की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 40 की कुल आयु निकाल लीजिए। यहां से आप 40 की कुल आयु निकालोगे तो 40 की कुल आयु कितनी आएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहां से आ जाएगी 600 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 600। उनमें से 24 की औसत आयु 14 है, तो 24 की औसत आयु कितनी है, 14 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितने आएंगे, तो आप कहोगे 14 चौक 56 हो जाएंगे, हासिल के 5, और 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे 366। ये 366 हो गए, ठीक है। 56 और 28, 28 और 5 हो गए आपके कितने, 28 और 5 33 हो गए। अब शेष निकाल दीजिए। शेष जैसे इनमें से इनका अंतर निकालोगे तो 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो कितने आ गए, 6, और 5 में से गए तो 2, तो ये हो गया 264। अब शेष कितनी बची थी लड़कियां, अब देखो 40 में से 24 आ चुकी है, तो बच्ची कितनी थी, 16। बच्ची कितनी थी, 16। तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, यहां 16 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 16 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, तो 16 वन जा 16, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में कितना होगा, 0 1 4, 16 की 96, 16 की कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, 16 की 96 हो जाएंगे। 14 में से गए तो कितने बचेंगे, 8। तो यहां जो आएगा वो कितना आएगा, 16 सही 8 बटा 16। तो इसे काटोगे तो ये 16 सही 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिसे आप क्या कह सकते हो, 16 वर्ष और 6 महीने कह सकते हो। कितना कह सकते हो, 16 वर्ष और 6 महीने कह सकते हो। देखो आसान है, पहले आप कुल निकाल लेना, 40 को 15 से गुणा करके 600 आ जाएगा। फिर 24 लड़कियों की कुल आयु निकाल लेना, 24 इंटू 14 कितनी हो जाएगी, 366। दोनों का अंतर निकाल लेना, 264 और 264। अब ये 264 कितनी लड़कियों के बची है आयु, तो कुल आयु 264 बची है 16 लड़कियों की। तो औसत निकाल लो, औसत निकालोगे तो 16 का भाग दे दोगे तो आएगा 16.5 वर्ष। कितना आएगा, 16.5 वर्ष। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप, मान लेते हैं ये पहला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 10 घंटे, और दूसरा पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेता है, 20 घंटे का। जो पानी डालता है टंकी में उसे प्लस लिखिएगा, और जो निकासी करता है उसे माइनस लिखिएगा। दोनों का टोटल वर्क निकाल लो, कितना आएगा, 20। ये 1 घंटे में कितना पानी डालेगा तो आप कहोगे 2, और ये 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा तो आप कहोगे 1। अगर ये दोनों एक साथ खोले जाते हैं और टंकी पूरी खाली रहती है, तो यहां से आप देखोगे प्लस के 2 माइनस का 1, यानी कि 1 लीटर पानी डाला जा रहा है। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 20 की, और 1 का भाग दे दोगे तो यहां से आंसर आएगा कि 20 घंटे के अंदर टंकी पूरी भर जाएगी, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बोला गया है a² माइनस 2ab प्लस b² किसका सूत्र है। तो आप सभी प्यारे बच्चे जानते हो ये किसका सूत्र है, आप सभी बच्चे जानते हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। 5 कुर्सी का मूल्य 7 टेबल के बराबर है, यानी कि 5 जो कुर्सी है, देखिए समझिए, जो 5 जो कुर्सी है, सी लिख देता हूं चेयर, इसका जो मूल्य है वो 7 टी के बराबर है। आपको बोला गया है एक टेबल का मूल्य 210 है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करोगे,
यहां से 5 कुर्सी बराबर 7, एक टेबल के मूल्य से गुणा कर दो, कितना हो गया 210। तो आपसे पूछा है एक कुर्सी का मूल्य, तो कुर्सी का मूल्य बराबर हो जाएगा 7 इंटू 210 बटा 5। तो 5 के पाड़े से इसे काटोगे तो आप कहोगे 5 वन जा 5 और इसे काटोगे तो 4 और 2, तो ये 42 हो जाएंगे। और 7 को 42 से गुणा करोगे तो 28 और 29, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 294, यानी कि ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 0.2 0.4 का गुणनफल बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोला गया था 0.2 इंटू 0.4, तो पहले गुणा करो, 4 दूनी 8, कितने अंक पे 1 2, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.08। 0.08 यानी कि बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका एरिया बराबर जो होता है वो होता है आपकी लंबा एरिया बराबर इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आधार इंटू ऊंचाई। एरिया बराबर क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो इंसर्ट करवा दो। आपको मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल दे रखा है 390 बराबर आधार आपको निकालना है, तो आधार को आधार रख लीजिए। और ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 26। मेरे बच्चों इसको काट सकते हो आप, काटोगे 13 के पाड़े से, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 ती 39, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक वर्ग का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो मेरे लाडलों, जो सर्किल होता है, जो वर्त होता है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई यहां त्रिज्या है, तो ये व्यास दे रखा है, तो यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आपको पता है व्यास की आधी होती है, आधी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये यहां पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करोगे पाई और यहां रखोगे 5 का स्क्वायर, तो ये 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों सीरीज का। आप सभी जानते हो मेरे लाडलों, यहां ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यानी कि डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलिए लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि गणेश का ऊपर से 9वां स्थान तथा नीचे से 38वां स्थान है, यदि मैं गणेश की बात करूं तो ऊपर से उसका कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है, और नीचे से गणेश का अगर 38वां स्थान है, तो आपसे पूछा गया है कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस माप लीजिए। तो आप कहोगे 38 + 9, 38 + 9 इक्वल टू कितने हो गए 47, और व्यक्ति पूछे गए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करोगे, एक कम, तो आंसर आएगा 46, यानी कि ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सुनीता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय करवाया कि वह मेरे मामा जी के पिता के इकलौती पुत्री का पुत्र है। मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, तो यहां मेरे से 1 नंबर, 2 नंबर मामा जी, 3 नंबर पिता, 4 नंबर इकलौती पुत्र, और 5 नंबर पुत्री, और 5 नंबर पुत्र। 1 नंबर वो होता है जो स्टेटमेंट को कहता है। 1 नंबर कौन है, लड़की है जिसका नाम सुनीता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर में आएगी यहाँ पे सुनीता। उसके बाद में 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे इसके मामा जी हैं। मामा जी बनाने के लिए पहले आपको इसकी माँ बनानी पड़ेगी। ये मान लीजिए उसकी माँ है, उसका भाई होगा, ये इसका मामा जी होगा 2 नंबर, उसके पिताजी इनके नाना जी होंगे 3 नंबर, उनकी इकलौती बेटी यही होगी 4 नंबर, और उनका पुत्र यहाँ पे आएगा सुनीता के पास 5 नंबर। और ये कौन है, वो लड़का जिसका सुनीता परिचय करवा रही है। आपसे पूछा गया था लड़का सुनीता का क्या लगता है, जो ये लड़का है वो सुनीता का क्या लगता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहोगे सर भाई लगता है, यानी कि ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा। ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रमेश उत्तर दिशा में चल रहा है, तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे, उत्तर दिशा में चल रहा है। वह दाएं घूमता है, दाएं लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और चलना प्रारंभ करता थोड़े समय बाद में पुनः दाएं घूमता है, दाएं घुमा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ रमेश किस दिशा में है, आपको यह डायरेक्शन पूछी है,
तो मेरे प्यारे बच्चों को सभी को पता है कि जब दो दाएं आ जाते हैं, दो दाएं आ जाते हैं तो आंसर हमेशा इसके विपरीत आता है। इसका विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिण होगा। दक्षिण होगा। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और सभी बच्चों को यह HW करना है। ठीक है, HW करना है, ये तुम्हारे लिए HW है मेरे प्यारे बच्चे। सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सभी बच्चे जिन्होंने ये पूरा का पूरा पेपर सोल्व किया है वो कमेंट करके ये बताएंगे कि उनका स्कोर कितना आ रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब की बार हमें क्या बनना है? फौजी बनना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हार्ड वर्क करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अभी क्या करना है? संघर्ष अभी बाकी है, संघर्ष अभी बाकी है। तो आज